Assalamu alaikum, my name is Mehreen Ilyas and our topic of discussion is about stomach. जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में डाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं, डाइजेशन एक्चुअली है क्या। डाइजेशन में हम मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर वंस में चेंज कर देते हैं और वो ऐसे सिंपलर वंस होते हैं कि वो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, और वो ब्लड जब हमारे सेल्स तक पहुंचता है तो सेल उसमें से फूड को अपने इनसाइड ले जाता है। उसके बाद उसको डिफरेंट प्रोसेसेस में जैसे एनर्जी की फॉर्मेशन, एटीपी की फॉर्मेशन वगैरह में यूटिलाइज कर लेता है। फिर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था जिसमें हमने ये बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ टू एनस जाता है। जब हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो ऑरल कैविटी है, फेरिंक्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें से हम लोगों ने ऑरल कैविटी को, फेरिंक्स को और इसोफेगस को डिस्कस कर लिया हुआ है। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो स्टमक को डिटेल में डिस्कस करना है। अब अगर हम लोग इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें टीथ है, टंग है, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं जिनको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और इसके बाद जो पेंक्रियाज और लीवर हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक की एनाटमी भी डिस्कस करनी है हम लोगों ने और फिजियोलॉजी भी डिस्कस करनी है। अगर स्टमक की एनाटमी की बात करूं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ये स्टमक हमारी बॉडी में पाया कहाँ पर जाता है। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एक डायग्राम देखी थी और वो कैसी डायग्राम थी, वो ये थी कि ऑरल कैविटी के बाद हमारे पास इसोफेगस है और इसोफेगस के बाद स्टमक का पार्ट था। मतलब डायफ्राम के बिल्कुल नीचे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पर हमारे पास स्टमक पड़ा हुआ होता है। अगर इसकी शेप की बात करें तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है और हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मोर डायलेटेड पार्ट जो है वो स्टमक का है। अगर इसकी कैपेसिटी या फिर हम लोग इसके साइज़ की बात करें तो इसकी जो कैपेसिटी और साइज़ है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक जाता है, सॉलिड्स और लिक्विड कंटेनिंग। लेकिन अगर फर्दर इसकी कैपेसिटी बताएं तो वो कहा जाता है कि ये 4 लीटर्स तक भी इसकी कैपेसिटी जा सकती है। अब अगर हम लोग इसकी ओपनिंग्स की बात करें तो एक्चुअली इसकी 2 ओपनिंग्स हैं, एक कार्डिक ओपनिंग है और दूसरी पाइलोरिक ओपनिंग है। जो कार्डिक ओपनिंग है वो इसोफेगस जब आके ओपन होती है स्टमक के अंदर तो वहाँ पर जो पहली ओपनिंग है उसको कार्डिक ओपनिंग बोलते हैं। याद रखिएगा वो जो बोलस हम लोगों ने खाया था, वो फूड जो खाई थी, जो बोलस की फॉर्मेशन हुई थी और वो इसोफेगस में से पास हुआ था। अब उस बोलस ने जब स्टमक के अंदर एंटर होना है तो वो कार्डिक ओपनिंग से एंटर होना है। इसके बाद जहाँ पर स्टमक बिल्कुल एंड हो जाता है और वो यूनाइट कर रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के साथ, तो वो जो इसका एंड वाला पार्ट होता है उसको पाइलोरिक ओपनिंग बोलते हैं। मतलब ये कि स्टमक की 2 ओपनिंग्स हैं, एक कार्डिक ओपनिंग है और दूसरी कौन सी है, पाइलोरिक ओपनिंग है। कार्डिक ओपनिंग के स्टार्ट में यहाँ पर सर्कुलर रिंग मिलता है मसल्स का जिसको कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। मतलब अगर ये स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो ये इसोफेगस में से कोई भी फूड स्टमक का पार्ट बनेगी या नहीं बनेगी। अगर ये स्फिंक्टर्स क्लोज रहते हैं तो जो भी फूड है वो इसोफेगस में रह जाएगी, वो कभी भी स्टमक के अंदर नहीं आ पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही पाइलोरिक एंड पे, पाइलोरिक ओपनिंग पे एक और स्फिंक्टर पड़ा हुआ होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। जब ये स्फिंक्टर क्लोज होता है तो स्टमक में से कोई भी ऐसा मटीरियल नहीं है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो सके। लेकिन जब ये ओपन हो जाता है तो स्टमक के अंदर जो भी कंटेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो सकते हैं। मतलब ये कि 2 जो स्फिंक्टर्स हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं स्टमक के अंदर आने वाली चीज़ के लिए और स्टमक से एग्जिट करने के लिए किसी भी चीज़ को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये 2 स्फिंक्टर्स रोल प्ले करते हैं। एक ऊपर पड़ा हुआ कार्डिक स्फिंक्टर है और दूसरा कौन सा है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है जो उसकी पाइलोरिक एंडिंग पर पड़ा हुआ होता है। अब अगर हम लोग स्टमक की वॉल्स की बात करें तो स्टमक की 3 वॉल्स हैं। जो सबसे बाहर पड़ी हुई है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की पड़ी हुई है वॉल। उसके बाद इनर साइड आए जो कि मिडल वॉल है स्टमक की, वो मसल्स की बनी हुई होती है। अब अगर हम लोग स्टमक के मसल्स की बात करें तो यहाँ पर 3
तरह के मसल्स हैं। सबसे बाहर जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, उसके इनसाइड जो पड़े हुए हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं, और उससे भी इनसाइड जो पड़े हुए हैं वो ऑब्लिक मसल्स हैं। बेसिकली ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी जो हेल्प करता है जब स्टमक के अंदर फूड आई हुई होती है तो उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, चर्निंग प्रोसेस के लिए ये इफ़ेक्ट करता है। और जो सबसे इनर साइड वॉल पड़ी हुई है स्टमक की, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी पड़े हुए हैं। अगर हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस सिक्रेट करेंगे। वो क्या करता है म्यूकस, इसको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर और सेल्स पड़े हुए हैं उसमें से जाइमोजन सेल्स हैं जो पेप्सिनोजन को रिलीज़ करता है, और इसके अलावा वहाँ पर ऑक्जेंटिक और प्राइटल सेल्स पड़े हुए हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। अब ये सारे जो भी सिक्रीशंस हैं ये मिलकर गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करती हैं, और बेसिकली ये वो गैस्ट्रिक जूस है जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। अब अगर हम लोग स्टमक की फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में सबसे पहला काम तो स्टमक ने डाइजेशन में हेल्प करना है। अब ये स्टमक डाइजेशन में हेल्प कैसे करता है, वो वाला बोलस जो इसोफेगस से कार्डिक स्फिंक्टर के ओपन होने पर स्टमक के अंदर एंटर हुआ, जैसे ही वो फूड जाके स्टमक की लाइनिंग को टच करती है तो टच करने पे वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस सेल से म्यूकस और जाइमोजन सेल से पेप्सिनोजन रिलीज़ होने लग जाता है। मतलब ये कि वहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होने लग जाता है। अब वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो उस फूड के ऊपर एक्ट करता है, उसको फर्दर डाइजेस्ट करता है, जैसे कि प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करके पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर दिया जाता है। अब ये जो सूप लाइक हमारे पास मटेरियल बनता है इसको काइम बोलते हैं। मतलब जो स्टमक है उसने डाइजेशन में कैसे रोल प्ले किया, उसने बोलस को काइम में चेंज कर दिया। अब ये काइम जो है हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो सूप लाइक है, और ये फर्दर डाइजेस्टेड फॉर्म है। फर्दर जो भी हमने फूड खाई थी उनकी फर्दर डाइजेशन हो चुकी है यहाँ तक। सेकंड काम जो स्टमक रोल प्ले करता है वो माइक्रोब्स की किलिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से स्टमक के अंदर जो पीएच है वो बहुत लो हुई होती है। इस वजह से वो वाली फूड जो हम लोगों ने खाई है और उसके अंदर कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जब वो फूड जाती है स्टमक तक पहुँचती है तो स्टमक की पीएच के अंदर वो सारे के सारे माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो वाली फूड जो हम लोगों ने खाई थी अब वो इस फॉर्म में हमारे स्टमक में प्रेजेंट है कि उसमें मिनिमम माइक्रोब्स प्रेजेंट है, सो डैट वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नेक्स्ट जो थर्ड फंक्शन ये रोल प्ले करता है वो हीमोपोइटिक फंक्शन है, ब्लड की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। ये कैसे रोल प्ले करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को प्रोड्यूस करता है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है इंटेस्टाइन के अंदर। अब अगर ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता तो हम लोग रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं करवा सकते, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की प्रोडक्शन के साथ हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है। That was all about the stomach. I hope you understand. Allah Hafiz.